दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इसरो के पहले सैटेलाइट का नाम क्या था और इसको कब और कहां से लॉन्च किया गया था? और अगर आपको पता है दोस्तों तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर नहीं पता है तो इसका जवाब आप इस वीडियो में पाएं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलो बात कर लेते हैं इसरो की शुरुआत के बारे में। तो इसरो की शुरुआत 15 अगस्त 1969 में विक्रम साराभाई ने की थी, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। और तब से अब तक इसरो इतना आगे जा चुका है कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम अगर 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर स्मूथली लैंड कर जाता है तो भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात ये है, क्या इसरो शुरुआत से ही इतना रिसोर्सफुल था? जी नहीं। इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब ये शुरू हुआ उसके बाद इसको 6 साल लग गए दोस्तों अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, जो कि 1975 में हमारे जाने पहचाने सोवियत यूनियन के स्पेस स्टेशन से लॉन्च की गई थी। इस सैटेलाइट का नाम क्या था दोस्तों? इस सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का पर्पस स्पेस में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करना और वैल्यूएबल डाटा को गैदर करना था। क्या कारण था दोस्तों कि इस सैटेलाइट को सोवियत यूनियन के स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया? वो कारण था दोस्तों क्योंकि इसरो के पास अपना खुद का रॉकेट भी नहीं था। और इतनी जद्दोजहद के बाद दोस्तों फाइनली वो दिन आ गया जब 1980 में इसरो ने अपना खुद का रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 यानी कि SLV-3 को लॉन्च कर दिया। लेकिन दोस्तों मेहनत बर्बाद हो गई क्योंकि ये रॉकेट पूरी तरह से कामयाब नहीं रहा, क्योंकि ये अपनी सैटेलाइट को इंटेंडेड ऑर्बिट में नहीं पहुंचा सका। दोस्तों SLV-3 ने जिस सैटेलाइट को कैरी किया था उसका नाम था रोहिणी 1, और रोहिणी 1 ऐसी पहली सैटेलाइट थी जो भारत से ही लॉन्च करी गई थी। तो अप्स एंड डाउन हर किसी के जीवन का हिस्सा होते हैं। उसी तरह रोहिणी 1 के बाद इसरो के जीवन में एक ऐसा कंट्रोवर्शियल समय आया जब रसिया ने इसको क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को देने से मना कर दिया। अब यहाँ पर दो बातें हैं दोस्तों, एक कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या है, दूसरा कि रसिया के मना करने का कारण क्या था। तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज दोस्तों रॉकेट के इंजन में किया जाता है, और रसिया ने मना इसीलिए किया था क्योंकि अमेरिका रसिया पर प्रेशर बना रही थी कि वो इंडिया को ये टेक्नोलॉजी ना दे, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता था दोस्तों कि इंडिया इसका यूज स्पेस प्रोग्राम के लिए ही नहीं बल्कि अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए भी कर सकती है। लेकिन दोस्तों आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि रसिया ने अमेरिका की बात मानी क्यों, क्योंकि ये दोनों तो हमेशा से आपस में दुश्मन रहे हैं। लेकिन दोस्तों हर चीज का एक कारण हुआ करता है, और रसिया के लिए ये कारण था कि सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो चुका था और रसिया अमेरिका के साथ में अपने रिलेशंस को और ज्यादा बिगाड़ना नहीं चाहता था। और दोस्तों इसके अलावा रसिया ने कई सारे एग्रीमेंट्स को अमेरिका के साथ में साइन कर रखा था, जिसकी वजह से रसिया को ये ट्रांसफर रोकना पड़ा। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि एक अंत ही नया आरंभ होता है, उसी तरीके से ये निगेटिविटी इसरो के लिए एक पॉजिटिव मूव की तरह बाहर निकलकर सामने आई, क्योंकि इसरो मोटिवेट हो गया अपनी खुद की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, और उसने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया भी, और जिसका यूज वो अपने रॉकेट्स में करने लगा। दोस्तों भले ही रसिया ने इसरो को टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया हो, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि सोवियत यूनियन और फ्रांस ने इसके शुरुआती मिशन में काफी ज्यादा मदद की। दोस्तों 1990s के बाद एक अच्छे खासे गैप के बाद 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने अपना पहला मून मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया। दोस्तों इस मिशन के लिए PSLV-1 रॉकेट का यूज किया गया था। वहीं पर चंद्रयान 1 में ऐसे कई रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स जिन्होंने चंद्रमा की सरफेस की फोटोज ली थी। दोस्तों चंद्रयान 1 की सफलता के बाद 24 सितंबर 2014 को वो हिस्टोरिक डे आया जब मंगलयान ने मार्स की ऑर्बिट में एंट्री की। अमेरिका, रसिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद इंडिया ऐसा करने वाला चौथा देश बना और एशिया का पहला। मार्स ऑर्बिटर मिशन की सफलता के बाद दोस्तों इसरो ने दिसंबर 2014 में अपनी सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया। दोस्तों आप सुन तो काफी देर से रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं PSLV, GSLV, SLV होता क्या है? मैं इनके बारे में आपको डिफरेंस बता देती हूँ। SLV यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो का एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था, पर प्रॉब्लम ये था दोस्तों कि इसकी पेलोड कैपेसिटी काफी कम थी और ये सिर्फ हल्के सैटेलाइट को ही कैरी कर सकता था। अब बात करते हैं PSLV के बारे में। इसका मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये इसरो के द्वारा सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला रॉकेट है, और इसने देश की ही नहीं बल्कि विदेश की भी कई सारी सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली ऑर्बिट्स में भेजा है। और दोस्तों अगर इसकी पेलोड कैपेसिटी के बारे में बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि ये SLV से तो ज्यादा ही होती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये SLV की तुलना में ज्यादा भारी सैटेलाइट्स को कैरी कर सकता है। और यहीं पर GSLV का मतलब होता है दोस्तों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और दोस्तों स्पेसिफिक बात ये है कि इसमें इंडिया का खुद का क्रायोजेनिक इंजन, और दोस्तों इसको बनाया गया था जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट को सक्सेसफुली भेजने के लिए। और वहीं पर अगर इसकी पेलोड कैपेसिटी की बात करें दोस्तों तो वो सबसे ज्यादा होती है। GSLV Mark 3 के बाद दोस्तों इसरो ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जब इसके रॉकेट PSLV C-37 ने 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च कर डाला।
और दोस्तों इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद बारी थी एक और नए मिशन की, जो मिशन 22 जुलाई 2019 को शुरू किया गया था और इस मिशन का नाम था दोस्तों चंद्रयान 2। और इस मिशन का पर्पस था दोस्तों लैंडर की चांद के साउथ पोल पर स्मूथ लैंडिंग कराना और रोवर को इसकी सरफेस पर भेजना, जिससे कि चांद के साउथ पोल की स्टडी की जा सकती। और अगर ये मिशन सफल हो जाता दोस्तों तो भारत वो पहला देश बन जाता जिसने चांद के साउथ पोल पर स्मूथ लैंडिंग कर ली थी। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ये मिशन फेल हो गया। दोस्तों चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और एक रोवर था। अब ये थे तो सही, पर क्यों थे जानना चाहेंगे? तो आइए एक एक करके मैं आपको इन सब के काम बता देती हूँ। ऑर्बिटर दोस्तों ये बेसिकली किसी प्लेनेट की ऑर्बिट्स में चक्कर काटता है और वहाँ की सरफेस की फोटोज लेता है। वहीं लैंडर का काम किसी प्लेनेट की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करना होता है, जिससे कि रोवर को उसकी सरफेस पर उतारा जा सके। और ये रोवर उतारा जाता है ताकि ये घूम घूम कर प्लेनेट की सरफेस की स्टडी कर सके। तो दोस्तों अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि एक बार लैंड कर जाने के बाद लैंडर का कोई काम नहीं बचता, इसके लैंड कर जाने के बाद दूसरा काम शुरू हो जाता है रोवर का, और यही सारी स्टडीज करता है। और पृथ्वी पर इसरो का जो स्पेस स्टेशन है वहां पर ये इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है, और ऑर्बिटर भी जो पिक्स लेता है वो यहाँ तक पहुंचाता है। तो दोस्तों अब तो आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ ही रही होगी कि चंद्रयान 3 को GSLV Mark 3 लेकर इसीलिए उड़ा क्योंकि चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाया था। तो दोस्तों चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर ना होने का कारण यही है कि चंद्रयान 2 ने ही ऑर्बिटर को चांद पर पहुंचा दिया था। और दोस्तों चंद्रयान 3 में लैंडर यानी कि विक्रम, रोवर यानी कि प्रज्ञान है। और दोस्तों दोबारा से ये प्रयास किया जा रहा है कि चांद के साउथ पोल पर स्मूथ लैंडिंग कराई जा सके और रोवर प्रज्ञान इसके बारे में अच्छे से स्टडी कर सके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको ये वीडियो तो डेफिनेटली पसंद आएगा, जिसमें आपको बताया गया है कि आप अपने एरिया को देश कैसे बनाएं। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो जाइए इस वीडियो को देख लीजिए। थैंक यू सो मच।